नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, फिर से आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। तो छात्रों, बिंदा गद्य भाग का जो शीर्षक भाग जो है उसके बारे में आज बात करेंगे। जो परसों क्लास में देखा कि बिंदा के जीवन में जो सौतेली में आने के बाद बिंदा का जीवन कैसा दुश्वार होता है, बिंदा आंगन की फिरकानी कैसे कर सकती है। कुल एक हंसने खेलने वाली लड़की घर का पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। तो घर का जिम्मेदारी लेकर घर को चलाते चलाते साथ ही माँ से हंसते डरती है, पिताजी से हंसते ज़्यादा डरती है। डर के बीच में ही वो जी रही है, क्योंकि उसके लिए कोई नहीं है। माँ है, वो सौतेली माँ है। पिता तो माँ से डरकर बिंदा से कुछ कहते भी नहीं है। तो बिंदा को मदद करने वाले कोई नहीं है, बिंदा से बातचीत करने वाले कोई नहीं है, बिंदा के साथ खेलने वाले कोई नहीं। बिंदा बिल्कुल एक कारीगरी के जैसे आंगन में काम करती है। अपनी सौतेली माँ के लिए एक कारीगरी बनी है। सुबह से शाम तक घर का काम में बिंदा का जीवन चले जाता है। घर के लिए पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन मलना, कपड़े धोना, भाई के लिए दूध गर्म करना, माँ के लिए खाना बनाना, पिताजी के लिए सब कुछ काम करना। कुल सुबह से शाम तक आंगन की काम ही उसके लिए है। सुबह से शाम तक फिरकानी के जैसे काम करती है। ऐसी व्यवस्था में बिंदा का हालत बिल्कुल खराब होता है। बिंदा को स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी आ जाती है। बीमारी आ जाने के बाद माँ, सौतेली माँ उस बीमारी से डरकर अपने बेटे को लेकर घर का ऊपरी भाग में रहने लगी। बिंदा नीचे से खंडर सुनसान कमरे में लाश के जैसे पड़ गई है। खाट है, खाट के ऊपर लाश के जैसे पड़ गई है। तो चोरी चोरी से कवित्री बिंदा को देखती है और बिंदा के हालातों को देखती है। देखकर घबरा जाती है। आखिर मेरे सहेली को हुआ क्या है? देखने के लिए तो खूबसूरत थी, मुख दानों से भर गया है, हाथ पांव ककड़ी के जैसे सूख गए हैं, आंखें गड्ढों में घुस गई हैं। इसका हालत देखकर कवित्री डर सी जाती है। इशारे से ही सहेली से कुछ कहती है बिंदा देखो, इस रोग के मुझसे डरकर माँ और मोहन दोनों ऊपर के घर में रहते हैं। इशारे से समझाती है। इतना देखकर बिंदा को देखने के लिए कवित्री चोरी से गई थी। फिर भागते दौड़ते अपने घर में आती है। यूं ही कुछ दिन तक चला। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बिंदा का हालत दिन भर खराब होते ही रहता है। बिंदा का हालत दिन भर खराब होते ही एक दिन बिंदा देहांत हो जाती है। तो देहांत होने के बाद बिंदा के लिए जो कवित्री के मन में सोच विचारे क्या है, आज हम देखेंगे। फिर तो बिंदा को देखना संभव न हो सका, क्योंकि वो मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो गई थी। माँ तो बिंदा के घर पर जाने से मना कर दिया था। सख्त उसके ऊपर नजर रखने के लिए घर की जो मिश्रानी थी रुखिया नामक एक स्त्री को उसके लिए ही रखा गया था। रुखिया कवित्री कहाँ जाते तो उसके आगे पीछे जाती थी, उसे घर से बाहर निकलने भी नहीं देती थी। यूं ही कवित्री भी बंद घर में रहने लगी। एक दिन सवेरे से रुखिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखों पोंछते हुए बिंदा के घर चल गई। जाते जाते वे मुझसे बाहर निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इससे इधर उधर से झांक कर देखना अवश्य हो गया। रुखिया ने मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बाद बिना कुछ बताती नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान का विरुद्ध पड़ता था। यहाँ पर एक घटना कवित्री याद कर लेती है। यूं ही बिंदा का आंगन जाना आना मुझसे रह गया। माँ तो मुझे बाहर छोड़ने से भी मना कर दी और मुझे देख लेने के लिए, मेरे देखभाल के लिए मेरे घर में रुखिया नामक एक नौकरानी को रख दिया गया था। रुखिया ने मुझे बाहर जाने से भी मना करती थी। कहीं मैं जाती तो रुखिया मेरे पीछे पीछे आती थी। इसलिए मैं घर से बाहर निकलना ही छोड़ दी। घर ही मेरे लिए बन गया, घर ही मेरा खिलौना, सब कुछ घर में ही मेरा जीवन चलने लगा। एक दिन सुबह मेरी माँ, कवित्री कहती है, मेरी माँ पूजा पुनस्कार करते हुए पूजा रूम में बैठकर रामायण का ग्रंथ पढ़ रही थी। रुखिया ने बाहर से भागते दौड़ते आई। माँ के कानों में कुछ बातें कह दी। तो माँ घबरा गई और पढ़ते हुए महाभारत ग्रंथ को बंद करती है। बंद कर उठ खड़ी होती है, रोने लगी। बार बार आंखों से आंसू छलकने लगा था मेरे माँ के आंखों से। तो पल्लों से आंसू पोंछते हुए रुखिया से कहती है, इसे बाहर मत छोड़ो,
रुकिया से माँ ने कहा दिया इसे बाहर मत छोड़ो। जाते जाते माँ ने भी मुझसे कहा कि बाहर मत जाओ, बाहर जाओगी तो मार खाओगी, पीटूंगी। माँ ने ऐसे सब कुछ कहा कर भागती दौड़ती बिंदा के आंगन चली गई। वो मेरे मन में बात बैठ गया कि माँ बिंदा के आंगन रोते क्यों चली गई है, आखिर बिंदा को हुआ क्या है, माँ क्यों गई है, और मुझे माँ बाहर आने से मना क्यों कर गई है, मुझे बाहर आने से रुकिया को मुझे त्रिकालदर्शी के जैसे घर पर रख कर क्यों गई है, क्या हुआ है। बिल्कुल उसके दिमाग में भाग दौड़ने लगी, उधर खिड़की में झांकने लगी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो मुझे देखने वाले रुकिया थी उसे कुछ कहूँगी तो वो मुझे छोड़ सकती थी, उसे कुछ मैं रिश्वत देना पड़ता था मुझे बाहर जाकर देखने के लिए, खिड़की में झांक कर देखने के लिए, छत पर जाकर कुछ देखने के लिए। रुखिया को मुझे बहुत मस्का मारना पड़ता था, उसको बहुत मनाना पड़ता था, उसके लिए कुछ खाने के लिए या पैसे देना पड़ता था। ये सब कुछ करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं अंदर अंदर ही बैठ गई, सोचने लगी मेरे सहेली के घर में क्या हो रहा है। माँ तो रामायण ग्रंथ पढ़ रही थी, पढ़ते हुए ग्रंथ को बंद कर कर रोते हुए बिंदा के आंगन में माँ चली गई। आखिर बिंदा को क्या हुआ होगा, बिंदा के लिए क्या समस्या खड़ी होंगी, बिंदा कौन सी मुसीबत में फिर आन पड़ी होगी, माँ क्यों गई। इसी बातों में कवित्री के दिमाग दिल सब कुछ खाने लगा, सोचने लगी आखिर क्या हुआ था। तो रुकिया को मैं मना सकती हूँ, रुकिया से कुछ पूछ सकती हूँ तो रुकिया मुझे बता सकती है। उसको मस्का मारना, उसको बताना, उससे कुछ कहना, उसके लिए रिश्वत देना मुझे पसंद नहीं है। जो भी हो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, आखिर बिंदा के आंगन में क्या हो रहा है देखना ही होगा। सोच विचार कर कर कवित्री बिंदा के आंगन में देखने के लिए कोशिश करने लगी। अतः खिड़की से झाँक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों को अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है और हो रहा है तो भी किसका, आदि प्रश्न मेरे बुद्धि की परीक्षा लेने लगी। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडित चाची भी मरकर तारा बन जाएगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं है। यह सोच विचार कर मैंने इस परिणाम तक पहुंची थी कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस औचित्य अपमान से असहत आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। तो सोचने लगी आखिर शादी हो तो रुकिया को मैं मना दूंगी तो रुकिया मुझे बता सकते हैं। रुकिया को मुस्का मारना भी कवित्री को पसंद नहीं था, रुकिया को रिश्वत देना भी कवित्री को पसंद नहीं था। किसी न किसी तरह से कोशिश कर कर जाकर मुख्य द्वार के पास जो खिड़की थी, खिड़की खोलती है, खिड़की के बाहर झांकती है। बिंदा के आंगन में लोग भरे हैं, बिंदा के आंगन में लोगों का भीड़ भाड़ जमा हुआ है। क्योंकि देखिए कवित्री का मन बिल्कुल छोटा है, छोटी थी, तो उसे सिर्फ दो बातें आते थे। एक तो जो लोग इकट्ठा होते हैं तो एक मेले में इकट्ठा होते हैं, नहीं तो घरों में शादी या शुभ कार्य हो तो लोग इकट्ठा होते हैं। मर जाने की बातें या मरने वाले जो मयत में लोग इकट्ठा होते हैं कवित्री को पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले कवित्री के घर में जो दादाजी के देहांत हुआ था या उनके नाना का देहांत हुआ था, तब माँ से जबरदस्ती करने के बाद छोटे बच्चों को छुपा कर रखते हैं, घर से किसी दूसरे हमारे रिश्तेदारों के घर यहाँ छोड़ आते हैं या कहीं तो छोड़ आते हैं। हमारे घर में आखिर किसी का देहांत हो जाए, बच्चे रहेंगे तो बच्चे डरने का संभावना हो सकता है, या हद से ज़्यादा जो लगाव बुजुर्गों के साथ रहता है वो उनके लगाव में वो बीमार गिरने का भी संभावना हो सकता है। इसलिए बच्चों को जब तक शव संस्कार नहीं हो तब तक बच्चों को हमारे रिश्तेदारों के घर कहीं तो छोड़ते हैं। इसी तरह जब कवित्री के दादा या नाना का देहांत हुआ था, इसी तरह इनको भी कहीं रखा गया था। फिर जबरदस्ती से दादा नाना को देखने की बातें माँ से कहती तो माँ कहने लगी थी दादाजी भगवान के पास गए हैं, नाना जी भगवान के पास गए हैं, कुछ दिनों में आएंगे। तो जबरदस्ती देखने की जो जिद करती थी, आलमारी में रखे हुए तस्वीरों को दिखाते थे। यही जानती थी, मृत्यु के बारे में कवित्री को कुछ पता नहीं था। जो भी बुजुर्ग हमसे दूर चले जाते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, आसमान में तारा बनकर रहते हैं।
कभी कभी उनको देखने का चाह हो तो अलमारी में रखे हुए फोटोओं को देख सकेंगे। ये कवित्री के दिमाग में था। तो लोग जमा होते हैं तो दो विचारों के लिए, एक तो शादी मेलों में लोग इकट्ठा होते हैं, एक तो बारात या शादी में इकट्ठा होते हैं। आज तो बिंदा के आंगन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिंदा के आंगन में कुछ भी नहीं। बिंदा के आंगन में लोग क्यों जमा हुए हैं, बिंदा के घर में लोग क्यों जमा हुए हैं, बिंदा मुझे कुछ बताए तक नहीं है। तो इस घर में शादी होना है तो किसका हो सकता है? चाचा का शादी, तो पंडित चाचा का शादी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरानी अम्मी खुली पालकी में लेट कर जाने के बाद नई अम्मी सज कर बंद पालकी में बैठ कर आई है। अब ये नई अम्मा मर जाएगी और खुली पालकी पर लेट कर चली जाएगी, तब ही पंडित चाचा दूसरा शादी कर सकते हैं। बिंदा के लिए तीसरी माँ आ सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पंडित चाची अभी हट्टी कट्टी हैं। वो तो खुली पालकी में सोकर जाने वालों में से नहीं है। खुली पालकी में वो सो भी नहीं सकती, सज सज कर आंगन में बैठती है मोहन को लेकर। चाची तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पंडित चाचा का शादी असंभव है, उनका तो शादी हो ही नहीं सकता। तो आखिर किसका हो रहा है? तो मोहन का शादी, मोहन तो बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खटोले में सोने वाला मोहन, उसका शादी भी असंभव है। वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ भी नहीं, खटोले में सोते रहता है। माँ के गोद में बैठने वाला मोहन का शादी तो भी असंभव है, मोहन का शादी भी हो नहीं सकता। आखिर इस घर में शादी के लायक कौन है? चाचा का शादी तो हो नहीं सकता, क्योंकि पंडितन चाची जब भी जिंदा है, वो मरने के बाद ही चाचा तीसरी शादी कर सकते हैं, वो भी नहीं है। तो मोहन का भी शादी हो ही नहीं सकता, मोहन सिर्फ खटोले में सोने वाला छोटा सा बच्चा है, उसका शादी हो नहीं सकता। तो शादी हो रहा है तो किसका शादी के लायक इस घर में कौन है? वो है बिंदा। मेरी बहन सहेली बिंदा का ही शादी हो रहा है। बिंदा अपने शादी में मुझे बुलाई नहीं है, बिना बुलाए वो शादी कर ले रही है। तो गुस्से से जो खिड़की में झांक रही थी कवित्री, गुस्से से देखी, फिर वापस उतर गई। अपने सभी खिलौने इकट्ठा कर लेती है, जो खिलौने इकट्ठा कर सभी खिलौने इकट्ठा करते हैं, उसमें से गुड्डा गुड़ियों का रखती है। ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है, मेरा शादी होगा तो मैं भी बिंदा को नहीं बुलाऊंगी। बिंदा बिन बुलाए वो शादी कर ले रही है, मुझे अपने शादी में बुलाए तक भी नहीं, क्योंकि इस मोहल्ले में उसकी सगी सहेली मैं एक ही हूँ। वो हर बातों मुझसे बताती है। कभी उसके पाँव जल जाती है तो उसके पाँव पर मैंने तिल का तेल लगाई थी, वो हंसने से डर जाती है तो अपने घर में उसे ला कर रख ली थी। कभी कभी हम दोनों छत के ऊपर बैठकर बातें करते थे। मैं उसकी खुद सहेली हूँ। ऐसे सखी सहेली को छोड़कर बिंदा शादी कर ले रही है। कुछ ही दिनों में मेरा भी शादी होगा, मैं भी अपनी शादी में बिंदा को नहीं बुलाऊंगी, उसे न देखूंगी। इसे वादे रस्में गुड्डा गुड्डों के सामने खाने लगी और खेलने लगी। कवित्री को यह पता नहीं था कि बिंदा देहांत हो गई है। बिंदा के मैयत में लोग इकट्ठा हुए हैं, इसे पता ही नहीं था मैयत क्या होता है, शव संस्कार कैसे किए जाते हैं, मरने वालों के घर में लोग क्यों इकट्ठा होते, कुछ भी पता नहीं था। इसलिए सिर्फ दिमाग में एक ही बात था कि लोग इकट्ठा होते हैं तो शादियों में, लोग इकट्ठा होते हैं तो शादी के बारात निकालने में, लोग इकट्ठा होते हैं तो मेले में। यही सोच विचार मन में होने के कारण जो अपने गुड्डे गुड़ियों को खेलते हुए अपने शादी रस्मों में बिंदा को न बुलाने की वादे की, न बुलाने की रस्में काई, न बुलाने की बातचीतें हो गई। इतना तो खेलकूद हो रहा था। बिंदा के आंगन से लोग चले गए, क्योंकि बिंदा का शव संस्कार करने के लिए लोग शव लेकर श्मशान की ओर चले गए। कई दिन तक बिंदा के घर झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने का संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई है। उस दिन में मेरे प्राय चमकीले तारों के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहुंचाना क्या असंभव था। क्योंकि बिंदा का लाश लेकर शव संस्कार करने के लिए लोग आए तो बिंदा कवित्री की माँ भी रोते हुए फिर घर आई। घर के बाहर ही नहा लेने के बाद जैसे घर में आती है तो माँ से प्रश्न पूछने लगी, माँ बिंदा का शादी अच्छा हुआ है, बिंदा कैसी लगने लगी थी, बिंदा दुल्हन कैसी बनी थी, बिंदा का दूल्हा कैसा था, बारात कब निकली, बारात कैसे निकली। हजारों प्रश्न माँ के सामने कवित्री करने लगी अपने सहेली के बारे में। तब कवित्री के माँ की आंखों से आंसू छलने लगे। तब कहती है,
बिंदा का विवाह नहीं हुआ बेटा, बिंदा का शादी नहीं हुआ है। बिंदा अपनी माँ, जो बिंदा की पुरानी माँ जो आसमानों में से, आसमान में है ना, तारों में से एक बनकर रही है, उन्हीं के पास बिंदा गई है, उन्हीं के पास बिंदा गई है। तो बिंदा कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। वापस लौटकर न आने के बाद कवित्री के सामने कवित्री की माँ ने कहा, तब कवित्री ने कहा ठीक ही है, बिंदा तो अपनी अम्मा के पास फिरकानी करना पड़ता था, सुबह से शाम तक झाड़ू लगाना पड़ता था, कपड़ा धोना पड़ता था, इतना करते तो ऊपर से भी चाची गाली देती थी, उसे फर्श पर बांध कर रखती थी, खंबे से बांध कर रखती थी, उसके हाथ पांव चलाती थी, मर जाने की बातें कर। ठीक ही हुआ माँ, बिंदा अपनी पुरानी अम्मा के पास गई है, माँ तो बिंदा खुशी में रहेगी। फिर दूसरे 4-5 दिन होने के बाद रात में आकर आसमान में बैठ गई, चंदा तारा गिनने लगी। वो बिंदा की अम्मा है। बिंदा की अम्मा तारों के पास ही आसपास बिंदा को ढूंढने का कोशिश करने लगी और पहचानने में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बड़े तारों के सामने छोटे छोटे अनेक तारे होते हैं, उनमें से बिंदा को पहचानना कवित्री को बिल्कुल मुश्किल हो रहा था, अपनी सहेली को पहचानना मुश्किल हो रहा था। तब से कितना समय बीत चुका है, इतने दिनों से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। बिंदा का जीवन खिलने से पहले मुरझा गया, अधखिला फूल बनकर बिंदा का जीवन नष्ट हो गया। लेकिन आज भी बिंदा की जो यादें, बिंदा की नई अम्मा की जो कष्ट देने वाली यादें आज भी मेरे दिलो दिमाग में यूं ही ताज़ा है। कभी हो न सके या कौन बता सकता है, कब ऐसे माँ अपने बच्चों के साथ कैसे हो सकता है, कभी हो सकेगी या नहीं, कौन बता सकता है इस बात को, क्योंकि सौतेली माँ ही होती है। कहावत है देखिए, सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती है, सास कभी माँ नहीं बन सकती है, ननद कभी बहन नहीं बना सकती है। कहावत के लिए कहते हैं मेरे भाभी बहन से भी बढ़कर हैं, लेकिन उसके लिए अंदर अंदर जलस होती है। सास बहू के लिए समाज के सामने कहती है मेरे बहू बेटी से बढ़कर हैं, लेकिन अंदर अंदर ही बहू के लिए जलस होती है। सौतेली माँ कभी सगी माँ बन ही नहीं सकती है। हाँ, सौतेली माँ से सताए गए लड़की की कहानी थी। देखिए, महादेव वर्मा छायावादी कवित्री होने के नाते अपने मन में हुए, अपने मन के ऊपर हुए प्रभावों की कहानियां लिखने की कोशिश करती रही। तो उनमें से उन्होंने लिखे हुए रेखा चित्रों में से एक रेखा चित्र है बिंदा नामक गद्य भाग। यह बिंदा कवित्री की पड़ोस पंडित चाचा की बेटी थी। पंडित चाचा की पहली पत्नी मर जाने के बाद पंडित चाचा दूसरी शादी कर लेकर आते हैं। दूसरी पत्नी आने के बाद जो पहली पत्नी की बेटी के साथ जो विवाह हुआ था, पहली बेटी के लिए सौतेली माँ आई थी। सौतेली माँओं से सताई गई लड़कियों की कहानियाँ क्या थे, सौतेली माँओं से सताए जाने लड़कियों का व्यवस्था क्या हो सकता है, सौतेली माँ कैसी होती है, सौतेली माँ अपने सौतेली बच्चों से किस तरह व्यवहार कर सकते हैं, सब कुछ इस कहानी में महादेव वर्मा ने विवरणात्मक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ये हद से ज्यादा गहरा प्रभाव उनके मन पर पड़ा हुआ रेखा चित्रों में से एक माने जाते हैं। छात्रों, महादेव वर्मा जी लिखा हुआ यह रेखा चित्र गद्य भाग बिंदा समाप्त हो गया है। इस गद्य भाग से संबंधित एक अंक का प्रश्न मैं आपसे बताता हूँ। महादेव वर्मा की बाल्य सखी का नाम लिखिए। महादेव वर्मा जी का बाल्य सखी का नाम है बिंदा या बिंदेश्वरी। महादेव वर्मा को किसका अनुभव संक्षिप्त था? संसार का अनुभव, दुनियादारी का अनुभव या संसार का अनुभव कवित्री को उतना नहीं था। पंडिताइन चाची के अलंकारों ने किसकी समानता देते थे? सजे हुए गुड़ियों के जैसे दिखता था। बिंदा का काम लेखिका को किसकी तमाशे जैसा लगता था? बाजीगरी के तमाशे के जैसे लगता था। बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी? बंद पिंजरे की पंछी की याद दिलाती थी। बिंदा ने तारे गिनते गिनते चमकीले तारों की ओर उंगली उठाकर क्या कहा? वो रही मेरी अम्मा। बिंदा ने चमकीले तारों में चमकते हुए एक तारों को दिखाकर कहती है कि वो मेरी अम्मा है। महादेव वर्मा ने रात को अपने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक क्या कहा? माँ, भगवान तुम्हें कितना भी चमकीला तारा बनावे,
तारा बनने के लिए मत जाओ कहकर माँ से कहती है। महादेव वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाले दंड से परिचित हो चुकी थी? पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड से कवित्री परिचित हो चुकी थी। महादेव वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी? कवित्री को घास की पत्तियां चुभ रही थी। किसने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया था? कवित्री के माँ ने बिंदा के जले हुए पैरों पर तिल का तेल चूने का पानी लगाया था। महादेव वर्मा के लिए कौन त्रिकालदर्शी से भी कम नहीं थी। उनके घर में काम करने वाले मुखिया इनकी देखभाल करने के लिए रह गए, त्रिकालदर्शी से भी कम नहीं थी। इसके बाद देखिए छात्रों, निम्नलिखित 3-4 अंक के प्रश्न 6 हैं, इसे आप लिख सकते हैं। वाक्य किसने कहा? यहाँ पर 3 वाक्य हैं, 3 वाक्यों को किसने किसे कहा मैं बताता हूँ। क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? इस वाक्य को महादेव वर्मा ने अपनी माँ से कहती है, वह रही मेरे अम्मा। इस वाक्य को बिंदा ने कवित्री महादेव वर्मा से कहती है, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना भी चमकीला तारा बनावे। इस वाक्य को महादेव वर्मा ने अपने माँ से कहते हैं। 3 वाक्य। उसके बाद ससंदर्भ स्पष्टीकरण। ससंदर्भ स्पष्टीकरण के 3 प्रश्न हैं छात्रों, ये तीनों प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके बाद कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों का रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर 4 कारक दिया गया है, उसके नीचे 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों के साथ एक एक कारक को खाली जगह में भरना है। देखिए कारक है को, की, पर, से, ये 4 कारक है। प्रश्न पहला देखिए, बिंदा डैश डैश समस्या का समाधान न हो सका। बिंदा की समस्या का समाधान हो न सका। बिंदा डैश डैश मेरा उपाय को कुछ जंचा नहीं। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं। उसके घर जाने डैश डैश माँ ने रोक दिया था। उसके घर जाने से माँ ने रोक दिया था। चूल्हे डैश डैश चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। इसके बाद देखिए लिंग। लिंग का अर्थ है स्त्री नाम संबोधन करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष नाम संबोधन करने के लिए जिन चिन्ह का संबोधन करते हो, पुरुषों का सूचना करते हैं, इसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया गया है, इसे पुल्लिंग में बदलना है। भिखारिन यह स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग भिखारी। पंडिताई यह स्त्रीलिंग है, पंडित इसका पुल्लिंग है। लेखिका यह स्त्रीलिंग है, लेखक पुल्लिंग है। बैल इसके तो दोनों, बैल पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है। चाची स्त्रीलिंग है, चाचा पुल्लिंग है। नाना पुल्लिंग है, नानी इसके लिए स्त्रीलिंग लिखना है। दादी ये स्त्रीलिंग है, दादाजी पुल्लिंग में लिखना है। विद्यार्थिनी ये स्त्रीलिंग में ही, विद्यार्थी पुल्लिंग में लिखना है। बालिका स्त्रीलिंग में ही, बालक पुल्लिंग में लिखना है। इसके बाद अन्य वचन। वचन एक वचन बहुवचन कहते हैं। अनेक एक मतलब एक जो संबोधन करने के लिए एक वचन कहते हैं। संख्याओं में संबोधन करने के लिए, समूहों में संबोधन करने के लिए उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर एक वचन बहुवचन दोनों भी दिए गए हैं। एक वचन के प्रश्नों को बहुवचन में बदलना है, बहुवचन के प्रश्नों को एक वचन में बदलना है। बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन में करना है। कोटरी एक वचन में है, कोटरियाँ बहुवचन में करना है। सीढ़ी एक वचन में ही, सीढ़ियाँ बहुवचन में करना है। मुद्रा एक वचन में ही, मुद्राएं बहुवचन में करना है। पंखा एक वचन में ही, पंखे बहुवचन में करना है। दरवाजे बहुवचन में ही, दरवाजा एक वचन में करना है। उंगली एक वचन में ही, उंगलियां बहुवचन में करना है। उसके बाद विलोम शब्द, विरोधाभास शब्द कहते हैं। एक शब्द के सामने दूसरा शब्द उसका अर्थ अनर्थ बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। दुर्बल इसका अर्थ है सबल, स्पष्ट अस्पष्ट, ज्ञात अज्ञात, मृत्यु जन्म, स्वर्ग नरक, पुण्य पापा, सुंदर कुरूप, न्याय अन्याय, पराजय विजय, स्वाभाविक अस्वाभाविक, ऊपर नीचे। ये विलोम शब्द भी समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त बिंदा नामक रेखा चित्र गद्य पाठ यहीं पर समाप्त हो गया। धन्यवाद।